नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी सीआरपीएफ एचसीएम का एग्जाम चल रहा है और इसके बाद आपका जस्ट सीएचएसएल का एग्जाम है, फिर एमटीएस का है, सीजीएल का मेंस है। ये सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो टॉपिक कॉमन है, मैं धीरे धीरे से सभी टॉपिक पे जो है वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे कुछ टॉपिक पे मैं वीडियो बना के प्रोवाइड करा चुका हूं, जैसे 5 ईयर प्लान है, डांस है, आर्टिकल्स हैं, जो भी स्पोर्ट्स एवं गेम्स लेटेस्ट वाला करंट अफेयर बनेगा वो, तो ये चारों वीडियो मैं आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा दिया हूं। जो भी साहित्यिक पुरस्कार है उस पर भी कल वीडियो बना दिया था, और ये जनगणना के ऊपर एक धुआंधार वीडियो होगा। इसके बाद आपको जनगणना से कोई शिकायत नहीं रहेगी, और एक भी क्वेश्चन चाहे स्टैटिक्स फॉर्म में पूछे, डाटा वाली फॉर्म में पूछे, कोई भी फॉर्म में पूछे, आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। मैं इसमें आपको ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आपको जो है अधिक दिनों तक और जो सटीक वे में याद रह सके। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के जनगणना के ऊपर। ठीक है, तो जनगणना से सबसे पहले जनगणना के इतिहास को थोड़ा सा खंगालते हैं। ठीक है, जनगणना का इतिहास क्या रहा है भारत में। सबसे पहले अगर पूछे कि विश्व में सबसे पहले जो है आधुनिक स्तर पर जनगणना कहाँ कराया गया था, तो स्वीडन के अंदर कराया गया था। ये बात मैं एक्स्ट्रा पहले बता दिया। ठीक है, जैसे पंचवर्षीय योजना रूस की देन है, वैसे ही जो आधुनिक जनगणना जैसे चलती है वैसे सबसे पहले स्वीडन के अंदर कराया गया था। ठीक है, भारत में जनगणना की शुरुआत जो होती है दोस्त, ये आपका 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो, उस समय के जो है अंग्रेज थे लॉर्ड मेयो, उसी के समय जो है स्टार्ट हुआ था 1872 में। लेकिन ये जनगणना उस समय लगातार 10 वर्ष पे नहीं हुआ करता था, एक नियम नहीं बनी थी। फिर बाद में लॉर्ड रिपन के समय 1881 में जनगणना होती है, और तब से लेकर आज तक प्रत्येक 10 साल के अंतराल पे जो है इंडिया में जनगणना होती आ रही है। ठीक है, इसके बाद आजादी के बाद प्रथम जनगणना कब हुआ, तो ये आपका 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और पिछला जनगणना जो हुआ है ये कब हुआ है, तो ये 2011 में हुआ है। अकॉर्डिंग टू 1881 जो 10 साल से जोड़ के जो जनगणना होने को है, तो 21 में होना चाहिए। 2021 की जनगणना अभी ऑफिशियल जो है डाटा रिलीज या फिर कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए आपको एग्जामिनर अभी 2011 के जनगणना से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पिछला जनगणना 2011 में, आगामी 2021 में प्रस्तावित। ठीक है, इसके अलावा जनगणना 2011 से संबंधित और भी कुछ मटेरियल देखते हैं। जनगणना किस सूची की विषय है। देखिए, मैंने पहले ही कहा, चाहे आपका स्टैटिक्स जीके के फॉर्म में पूछे, डाटा के फॉर्म में पूछे, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। मैंने उस हिसाब से इसे डिजाइन कर दिया है। जनगणना जो है ये आपका संघ सूची का विषय है जी। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की सूचियां हैं हमारे संविधान के अंदर, तो ये संघ सूची का विषय है। संघ सूची कहने का मतलब है इस पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है। जो समवर्ती सूची की बात होती है उस पे सेंट्रल प्लस राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, और जो राज्य सूची की बात होती है उस पे यूं तो बनाते हैं स्टेट कानून, लेकिन विषम परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद लिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जनगणना से संबंधित अगर आपसे आर्टिकल पूछ ले, तो आर्टिकल 246 जो है जनगणना से संबंधित आर्टिकल है भारतीय संविधान के अंदर। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद जो जनगणना अधिनियम कब बना था, अगर आपसे पूछा जाए, भाई स्वतंत्रता के बाद जनगणना होना एक अलग बात है कि 1951 में हुआ, स्वतंत्रता के बाद जनगणना अधिनियम कब पारित किया गया ये एक अलग बात है, तो ये 1948 में हुआ था, और प्रथम जनगणना स्वतंत्रता के बाद 1951 में हुआ था। ठीक है, जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि कब आंकी गई थी, तो जो ऋणात्मक, जो निगेटिव वैल्यू रहा था जनगणना में, दशकीय रिजल्ट जो निगेटिव में गए थे, ये आपका 1911 और 1921 में जो जनगणना हुआ था, 1911 से लेकर 1921 वाला जनगणना हुआ था। ऐसे समझिए कि 1911 में पहले जनगणना हुआ, और फिर जब 1921 में जनगणना हुआ तो 1911 में 100 आदमी था, तो 1921 में घट के जो है ये आपका 69 आदमी हो गए। ठीक है, 31% की घटोतरी हो गई थी इंडिया के अंदर। ठीक है, अब जो भी रहा हो कारण, अकाल पड़े हो, सूखा रहे हो, महामारी रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे बहुत जनसंख्या
जनसंख्या घट गई थी, तो इसे ऋणात्मक वृद्धि दर आंका गया था 1911-1921 में। इसके बाद जो जनगणना का 1921 में जो जनगणना हुआ, इसके बाद जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी, जो आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है जी। ठीक है, तो ये इसी ग्रेट विभाजक वर्ष कहा जाता है 1921 को, कि कहां इतने ऋणात्मक और कहां इतना ज्यादा वृद्धि, बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है क्रिएट कर दिया 1921 के बाद। बहुत ज्यादा जनसंख्या में जो है तीव्र गति से वृद्धि होने लगी। ठीक है, इसके अलावा आधुनिक पद्धति के आधार पर जो जनगणना सर्वप्रथम हुआ था, ये आपका स्वीडन में कराया गया था। देखिए, मैं ये पहले बता चुका हूं मौखिक रूप से, शुरुआत में यही चीज है यहाँ पे। जनगणना का इतिहास का स्रोत अगर माने कि भारतीय स्रोत जो आपका साहित्यिक जानकारी है उसमें कहां मिलती है, तो एक तो अर्थशास्त्र में मिलती है जी। अर्थशास्त्र के लेखक है आपका कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए या चाणक्य कहिए, जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुदेव कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, अभिभावक कहिए। ठीक है, आईने अकबरी में भी मिलती है। आईने अकबरी के लेखक जो है जो अबुल फजल है भाई, अबुल फजल जो है ये अकबर के दरबार में रहते थे। आईने अकबरी इन्होंने लिखे हैं इस किताब में, और अर्थशास्त्र में, दोनों में जनगणना का वर्णन देखने को मिलता है। जनगणना 2011 जो है ये कैमा नंबर का जनगणना था, तो 15वां, और 2021 में जो होगा ये कैमा नंबर का होगा, तो ये 16वां नंबर का जनगणना होगा। कब से? 1881 से लेकर। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद यह 7वीं जनगणना होगी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 2011 का जो जनगणना है स्वतंत्रता के बाद 7वीं, और 2021 की जो जनगणना होगी ये स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। इसके अलावा जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था, तो प्रगणक शिक्षिका जो है, प्रगणक शिक्षिका, ये आपका जनगणना 2011 का शुभंकर था। जनगणना 2011 का नारा, स्लोगन भी था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य स्लोगन था। प्रगणक शिक्षिका जो है ये आपका शुभंकर था, मस्कर था। जनगणना 2011 कितने चरणों में हुए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके जीडी में। तो जनगणना 2011 2 चरणों में संपन्न कराया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आते हैं 2011 के जनगणना ऑफिशियल डाटा के पास कि कैसे क्या है। इसके बाद हम चलेंगे ग्राफ के पास, ताकि आपको जो है पूरा याद हो सके। जनगणना की जो आपकी 2011 में हुआ था, इसके अंतिम आंकड़ा कुछ इस प्रकार है। कुल जनसंख्या देश के 1.21 करोड़ यानी 1.21 अरब, माफ कीजिएगा 121 करोड़ है ना, 1.21 अरब हो जाएगा, इतने आंके गए थे। अब तो हमारे ख्याल से 130 हो गए होंगे। पुरुष जनसंख्या ये आपका यहाँ पे 62, 31, 21, 843, और महिला वाला इतना। हमें ये वाली आंकड़ा बिल्कुल याद नहीं रखना है, बस एक आंकड़ा ये याद रखना है कि देश में जनसंख्या कितने आंकी गई थी 2011 में, 1.21 जो है अरब। इसके अलावा दशकीय वृद्धि कितनी रही थी, तो 17.64 एनसीईआरटी किताब लिखता है, तो दोनों में से आप कोई पर भी बिलीव कर सकते हैं, दोनों एक जैसा ऑप्शन नहीं रह सकता। एनसीईआरटी 17.64% जो है दशकीय वृद्धि लिखता है। जन घनत्व जो है प्रति यानी जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। अभी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हो, है ना, जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हो। तो ये क्या होता है कि 1 किलोमीटर में कितना आदमी निवास करता है, ये होती है जनसंख्या घनत्व निकालने का डिफिनीशन फार्मूला। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है जी, ये 943 है अंतिम आंकड़ा में। इसे लिंगानुपात या सेक्स रेशियो कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा साक्षरता दर जो है ये आपका यहाँ पे 73.0 दिखा रहा है। अंतिम साक्षरता दर है एनसीईआरटी में 74.04%। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। देखिए, किताब अलग अलग अपनी अपनी चीज छापते हैं। ठीक है, ये है हमारा जो है ये क्रॉन से है, और मैं एनसीईआरटी के बात भी साथ साथ बताते चला रहा हूं कि ताकि आपको जो है पूरा नॉलेज होना चाहिए भाई, कि ये नहीं कि 73 देखा, अरे सर आपने गलत बता दी, ऐसा नहीं। ठीक है, पुरुष साक्षरता जो है ये आपका 80.09% है, और महिला साक्षरता 64.6% है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका क्षेत्रफल के हिसाब से 5 सबसे बड़े राज्य हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से 5 सबसे बड़े राज्य जो हैं ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। दूसरा जो है आपका एमपी हो जाएगा। तीसरा जो है आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। चौथा उत्तर प्रदेश, और 5वां जम्मू कश्मीर। तो क्षेत्रफल के हिसाब से याद रखेंगे राजस्थान, एमपी है ना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ठीक है, हालांकि ये चीज तो अब बदल गए,
है ना, तो इसको कंसीडर नहीं करना है। अभी 4 ही आपको याद रखना है। कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी। ठीक है, पहले चौथा स्थान आंध्र प्रदेश का हुआ करता था, लेकिन तेलंगाना डिवाइड हो जाने के कारण जो है ये स्थान इनसे छीन गया है। ठीक है, तो कम से कम 3 जरूर याद रखें, कोई भी चीजों में सब दिन बताते आ रहा हूं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तीनों जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 3 बड़े स्टेट हैं इंडिया के अंदर। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ साहब का क्षेत्र यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद है हमारा बिहार। तो 3 जरूर याद रखें। जैसे कल तीसरी सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला पूछा गया था, है ना, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे याद रखना है। तो 3 अभी आपने देखा क्षेत्रफल के हिसाब से, मैं याद भी करा दूंगा जी, गारंटी है। क्षेत्रफल के हिसाब से 3 कौन कौन सा देखा आपने? राजस्थान देखा, एमपी देखा, और तीसरा स्थान पे कौन था? राजस्थान, एमपी। तीसरा स्थान पे कौन था जी? महाराष्ट्र था ना। तीसरे स्थान पे कौन था? देखिए महाराष्ट्र है ना, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? ठीक है, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तो 3 ये याद रखें। जनसंख्या के हिसाब से पहले स्थान पे यूपी, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे बिहार। तो ये तीनों याद रखेंगे। ठीक है, अभी हम 2 चीज में देख लिए। अब देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला। अभी आपने अधिकतम जनसंख्या देखा, अब हम देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या। भाई कल जो है तीसरी सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया था, जो आपका अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर था। ठीक है, तो न्यूनतम जनसंख्या जो सबसे कम है ये तो आपका सिक्किम में है। ये भी कई बार पूछा गया कि सिक्किम में सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है कौन से है? तो सिक्किम है। इसके अलावा सेकेंड नंबर का सबसे न्यूनतम जनसंख्या जो है ये आपका मिजोरम के हैं, और तीसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जो स्टेट है ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, चौथा सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है ये गोवा है, और गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया में सबसे छोटा स्टेट है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, राज्यपाल पिल्लई साहब है। ठीक है, सिंगो त्योहार, साओ जाजाओ त्योहार, ये सब गोवा का प्रमुख त्योहार है। कोंकणी भाषा बोली जाती है। गोवा के तटीय राज्यों में सीमा रेखा की लंबाई सबसे छोटी है, ये बात भी ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं कि आपका कल्याण हो, आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन मिले, हमारे द्वारा पढ़ाए गए चीज से आपको फायदा हो, और कुछ भी नहीं चाहता। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, अभी आपने खाली जनसंख्या वाला स्टेट देखा था कि यूपी था, है ना, इसके बाद जो है महाराष्ट्र था, है ना, इसके बाद जो है आपका बिहार था। अब हम देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये आपका जी दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। तो दिल्ली तो ये तो भाई याद रखने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली इतना क्राउडेड हो गया है कि वहां पे जो है गाड़ी चलाने के लिए ऑड इवन नंबर सिस्टम लाना पड़ा था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना भीड़ है दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली सबसे ज्यादा क्राउडेड जो है आपका यूटी है, दूसरा पुडुचेरी, तीसरा चंडीगढ़। इसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या वाला 3 केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे कम सबसे अधिक साक्षर जो रहेगा वहीं पर ना सबसे कम पॉपुलेशन रहेगा। भाई पॉपुलेशन का वो बोलते हैं ना, अधिक पंडित से मंदिर जो है, मंदिर का वैल्यू गिर जाता है ना। तो ज्यादा पॉपुलेशन मतलब समझ रहे हैं कि हर तरीके से जो है वो नीचे गर्त में जा रहे हैं, वो जगह, वो एरिया, वो देश, है ना। तो यहाँ पे लक्षद्वीप की साक्षरता सबसे अधिक होती है, आपका लिटरेसी रेट, है ना, केंद्र शासित प्रदेश में, इसीलिए सबसे कम जनसंख्या भी है। तो ऐसे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला 5 राज्य देख लेते हैं। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो हुआ मेरे भाई, ये मेघालय के अंदर हुआ। मेघालय में सबसे अधिक बारिश होती है मासिन राम में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी जो है ये मेघालय के अंदर स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा सबसे, अभी तो मैं जनगणना पढ़ा रहा हूं तो कहाँ स्टैटिक्स जी के लपेट रहे हो। ठीक है, जनगणना ही पढ़ाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे छोड़िए, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट और वीडियो में बता दूंगा, सिर्फ जनगणना की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वो क्या है ना दोस्तों, आदत हो गई है, तो एक चीज जो कोई मिलता है तो उससे सभी रिलेशन वाला जो चीज है बताते चलता हूँ, है ना। तो मेघालय में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि हुई, है ना। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक दूसरा दशकीय वृद्धि हुई। दशकीय वृद्धि कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि एक जनगणना हुआ आपका 1910 में, तो अगला जनगणना होगा आपका 1920 में। अब 1910 में मान लीजिए मेघालय की जनसंख्या 100 था, और 1920 में बढ़ के हो गया आपका मेघालय की जनसंख्या 128। तो ये 28% की बढ़ोतरी, इस प्रकार से समझिए। तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि मेघालय दर्शाया, दूसरा सबसे अधिक दशकीय वृद्धि अरुणाचल प्रदेश दर्शाया। अब न्यूनतम दशकीय वृद्धि पे आ जाते हैं। एक बार हाई होगा तो एक बार न्यू भी होगा, है ना, न्यूनतम भी होगा। तो सबसे कम दशकीय वृद्धि जो है, सबसे कम क्या, निगेटिव, ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर्शाया है
नागालैंड। ठीक है, नागालैंड जो है ऋणात्मक वृद्धि दर्शाया है। ठीक है, तो सबसे कम हो जाएगा आपका नागालैंड। फिर वही बात, जो सबसे अधिक साक्षर और सबसे कम पॉपुलेशन जो है बढ़ाता है, तो ये आपका केरल। केरल सबसे अधिक साक्षर है ऐसे स्टेट में, और यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में भी सबसे कम मतलब जनसंख्या वृद्धि रहा है, और यहाँ केरल में भी सबसे कम जनसंख्या वृद्धि रहा है। वैसे नागालैंड निगेटिव रहा है, ये एक अलग मसला है। इसके अलावा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला 3 केंद्र शासित प्रदेश, तो ये आपका दादर नगर हवेली है सबसे अधिक, है ना। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव को मिला के एक ही बना दिया गया है। अब मैं देखिए, जो चीज मैंने अभी कहा कि भाई केरल जो है सभी राज्यों में सबसे अधिक साक्षर है, तो सबसे कम जो है दशकीय वृद्धि रहा। उसी प्रकार से लक्षद्वीप सबसे अधिक साक्षर है, तो सबसे कम दशकीय वृद्धि लक्षद्वीप का ही रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज में देख सकते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक 5 जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो सबसे पहले है अपना श्रीमान बिहार साहब। ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है यहाँ का। ठीक है, पहले पश्चिम बंगाल का हुआ करता था, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल को धकेल के दूसरा स्थान पे डाल दिया है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का, दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका? पश्चिम बंगाल का। इसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में सबसे पहले पैदान पे अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर जगह में निवास करते हैं जी। बड़ा मजा आता होगा, है ना। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है ना। दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका मिजोरम का, तीसरा सिक्किम का। तो 3 जरूर याद रखें, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम जनसंख्या घनत्व के मामले में न्यूनतम के हिसाब से। अगला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली, इसमें कुछ कहना ही नहीं है, दिल्ली में सबसे अधिक लोग रहते हैं, अभी जैसे बात कर ही लिया था। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत कम लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में, बिकॉज वहां पे बहुत सारे द्वीप है, बहुत सारे द्वीप पे तो जनजीवन भी नहीं है, तो इसीलिए जो है वहां की जो है आपका प्रति व्यक्ति घनत्व जो है बहुत कम है। आपका कहाँ का? अंडमान निकोबार का यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 राज्य तो समझ ही रहे हैं, केरल सबसे ऊपर रहेगा, मिजोरम का दूसरा स्थान है, और तीसरा स्थान है जी गोवा का। ठीक है, तो ये तीनों जरूर याद रखें, है ना। केरल, मिजोरम, गोवा, ये तीनों साक्षरता लिटरेसी रेट में, न्यूनतम साक्षरता में आप समझ रहे हैं कौन होगा सबसे पहले? बताइए, गेस, नाम नहीं दिखा रहा हूं, तो बिहार है। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता में सबसे पहले आ जाएगा आपका बिहार, दूसरा आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा आ जाएगा राजस्थान। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन विवादास्पद है, मैंने कई सारे बुक में ये देखा है कि बिहार की महिला साक्षरता 53.2 दे रहा है, कई सारे बुक में बिहार की महिला साक्षरता 51.2 दे रहा है, तो ये थोड़ा सा विवादास्पद है ना। अब कहीं से कुछ और स्रोत मिलेगा तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, इसके अलावा लिंगानुपात की बात हो ही गई थी कि भारत में लिंगानुपात 943 रहा है, और अगर आपसे शहरी क्षेत्र की पार्टिकुलर पूछे तो 929, ग्रामीण क्षेत्र की 949। लिंगानुपात क्या होता है अभी भी बात कर ही लिया था कि 1000 पुरुषों के मामले में लेडीजों की संख्या यानी महिलाओं की संख्या जो है उसे लिंगानुपात कहा जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात के मामले में केरल फर्स्ट पैदान पे, क्योंकि ये सबसे अधिक साक्षर है ना। तो लिंगानुपात घटने के कई रीजन है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या वगैरह जो होते हैं, इसके वगैरह से भी लिंगानुपात को जो है, आपका दहेज प्रथा भी एक प्रमुख कारण है लिंगानुपात कम करने में, है ना। तो ये केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है, दूसरा स्थान है जी तमिलनाडु का, तीसरा आंध्र प्रदेश का, यानी तीनों साउथ के जो है 1, 2, 3 लिंगानुपात में है। इसके अलावा न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य जो है, ये हरियाणा, उसके बाद है जम्मू कश्मीर। तो सिर्फ हरियाणा को याद रखना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो डिवाइड हो गया है ना। तो हरियाणा को याद रखना है न्यूनतम, साथ ही साथ सबसे कम वन भी हरियाणा में ही है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात कर लेंगे यूनियन टेरिटरीज में, तो पुदुचेरी की सबसे अधिक लिंगानुपात है। इसके अलावा दमन एवं दीव की सबसे कम लिंगानुपात है यूनियन टेरिटरीज में। अब आते हैं मुद्दे की बात जो कल के एग्जाम में पूछा गया था, सार्वजनिक अनुसूचित जाति यानी जो SC की संख्या है, ये किस राज्य में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो SC की संख्या है ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है, SC की संख्या। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से अगर आप बड़े बड़े एग्जाम और SSC की एग्जाम देने वाले हैं तो। ठीक है, TCS जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, सॉरी जाति नहीं, जाति है ना, SC, जनजाति लगा देते हैं तो ST हो जाता है। तो सबसे जो कम SC की संख्या है ये आपका मिजोरम के अंदर है, और सबसे अधिक SC की संख्या जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। अब आ जाते हैं अब परसेंटेज के हिसाब से, है ना, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत। भाई सब चीज अलग अलग गणित है। यूपी में सर्वाधिक जो है आपका SC की संख्या है, ठीक है,
इसके अलावा न्यूनतम अभी आपने देख लिया था। इसके अलावा पंजाब में यहाँ पे लिख रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति परसेंटेज के हिसाब से, मान लीजिए यूपी की जनसंख्या 100 है, पंजाब की जनसंख्या इस हिसाब से देखिए तो 20 है ना। तो 100 में अगर है ना, मान लीजिए कि 100 में अगर 10 है तो सबसे अधिक होगा, और ये 20 का मान लीजिए 10%, मान लीजिए 100 में 10 है तो 10% हो गया, और ये 20 का मैं 12% मान ले 15% मान लेता हूं, है ना। तो कितने हो जाएंगे, 20 का 10% हो जाएंगे जी 2, है ना, तो ये 3 हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से, है ना, आपका जो है 15 छक्के 90, 3 हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। तो आप देखिए कि भाई ये 3 होते हुए भी जो है ये 15% है और ये 10% है, तो इस हिसाब से समझिए परसेंटेज के हिसाब से पंजाब में सबसे ज्यादा एससी है और जनसंख्या के हिसाब से आपका उत्तर प्रदेश में है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है जी, नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है ना, और दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। बड़ा ही विषम परिस्थिति है ना, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। देखिए तो कोई बिलीव करेगा जी कि नगरीय जनसंख्या में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का हो सकता है? यहाँ पे देखिए ना स्पष्ट लिखा है, अब हम नहीं कह रहे हैं, तो हमारा नॉलेज मतलब जो फैक्ट है वो कह रहा है ना। इसके अलावा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जो है, सबसे कम जनसंख्या जो नगर में रहता है ये आपका सिक्किम के अंदर है, ठीक है, सब सर्वाधिक महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ और जानकारी जनगणना के बारे में जो आपको काम करेगा एग्जाम के अंदर, जैसे देश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का प्रतिशत क्या है, तो 8.6% जो है अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। आप लोग मुझे अनुसूचित जनजाति के वर्तमान में जो आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष कौन है ये कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं एससी वाला, एसटी वाला, ओबीसी वाला ये तीनों ही जो अध्यक्ष हैं इनके आयोग के बता चुका हूं, फिर भी मैं 2 बता दूंगा क्योंकि मैंने आपसे एसटी से पूछा हूं। तो एससी वाला का जो है मेरे भाई ये आपका विजय संपला है, और आपका ओबीसी वाले का जो है गंगाराम अहिरे बना है, ठीक है, पहले भगवान लाल सहनी हुआ करता था, ठीक है। भारत की अंतिम लिंगानुपात 943 है, ये तो अभी बता ही दिए। इसके अलावा न्यूनतम जो वृद्धि, दशकीय वृद्धि हुई थी ये आपका नागालैंड में, और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मेघालय में हुआ था। वही केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम वृद्धि जो है लक्षद्वीप में, और सर्वाधिक वृद्धि दादर नगर हवेली में दशकीय वृद्धि होती है ना। जैसा अभी की समझाया कि भाई 100 से बढ़ के 128 हो गया, मतलब 28% की दशकीय वृद्धि हो गई। तो दोस्तों ये थे आज के जनगणना के ऊपर सभी इंपोर्टेंट प्रश्नों को लेकर बनाया गया वीडियो। आशा करता हूं कि आप लोगों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचेगा इससे। अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक करें, और कमेंट करके अपना सलाह सुझाव जरूर दें और मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे पहले शिफ्ट वाले एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।